साहेबगंज के 1000 करोड़ के खनन घोटाले की जांच कर रहा ईडी ने स्थानीय उपायुक्त को समन करके बुलाया है, उनसे पूछताछ होगी। हालांकि इससे पहले इस मामले में कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है, कई सरकारी अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है और इस मामले में जो सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने आए हैं वो पंकज मिश्रा, जो इन दिनों कहीं न कहीं गिरफ्त में है, ईडी की गिरफ्त में है। इसके बाद कई ऐसे नाम हैं जो लगातार इससे जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन पहली बार साहेबगंज के उपायुक्त को समन करके बुलाया जा रहा है। अब उससे पूछताछ होगी कि पूरे मामले में उसकी अपनी क्या संलिप्तता रही है या नहीं रही है, या उन तक क्या कुछ जानकारी है, या चूंकि आप पूरे ज़िले के मालिक हैं, लिहाजा आप पर जो भी गतिविधियां होती हैं उसके लिए कहीं ना कहीं डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो आप जिम्मेदार होते हैं। लिहाजा अब उनसे समन करके बुलाया गया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी हैं मदन, जो आपको तफसील से पूरे मामले की जानकारी देंगे। तो साहेबगंज के उपायुक्त को बुलाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? बिल्कुल देखिए, साहेबगंज के उपायुक्त और एसपी से ये जानकारी लेने की कोशिश होगी कि अगर उनको अवैध खनन की जानकारी थी तो फिर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। तो मुझे जो लगता है उसके हिसाब से जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि 23 जनवरी का ये डेट जो है दिया गया है, जो समन भेजा गया उसमें ईडी ने पूछताछ के लिए 23 जनवरी को उनको बुलाया है। इससे पहले अगर आप देखें तो ईडी की टीम साहेबगंज में कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। पंकज मिश्रा इस मामले में जेल जा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। तो अब बारी जो है वो वहाँ के साहेबगंज के उपायुक्त की है और झारखंड में एक लंबे समय से ये कार्रवाई चल रही है। आप अगर देखें तो मनरेगा घोटाला से जांच की कार्रवाई शुरू हुई थी, जो कि पूजा सिंघल पर था, और उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो आज तक लगातार जारी है और कब तक चलेगा ये कह पाना मुश्किल है। ये इसकी डोर जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो अब जिस तरह से वहाँ के डीएमओ से पूछताछ हुई, उपायुक्त को बुलाया जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में फिलहाल ईडी की कार्रवाई जो है वो थमने वाली नहीं है। मगर एक बार इधर हम देख पा रहे हैं कि इधर राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो इधर इरफान अंसारी, राजेश कच्छा, विक्सल कुंगड़ी, हालांकि तीनों लोग शामिल नहीं होते हैं पूछताछ में, लेकिन इनसे भी पूछताछ की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी तरफ देखेंगे तो आप ईडी की जो लगातार खनन मामले में रेड चल रही है, छापेमारी चल रही है, कार्रवाई हो रही है, तो ये क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में ये दायरा और ये स्पीड और बढ़ेगा? बिल्कुल देखिए, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जांच का दायरा पहुंच गया, उनसे पूछताछ हुई, कई घंटों तक जो है ईडी कार्यालय में पूछताछ हुई, लगातार कई जिलों के डीएमओ से पूछताछ हुई, कई बिजनेसमैन से पूछताछ हुई, बच्चू यादव, दाहू यादव से पूछताछ हुई, अमित अग्रवाल से पूछताछ हुई। कई ऐसे लोग हैं जो ईडी की रडार पर पहले से हैं और कई लोग अब आ रहे हैं उसमें कि अब जिस तरह से पूछताछ के लिए साहिबगंज के उपायुक्त को बुलाया जा रहा, तो इसके बाद जो नीचे के और पदाधिकारी होंगे वो अगर उनका नाम बताते हैं तो फिर उनसे भी पूछताछ होगी। तो ये सिलसिला कहाँ तक जाएगी, कब रुकेगी, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल। ये भी कहा जा रहा है कि जो ईडी का जुरिस्डिक्शन है, जो क्षेत्राधिकार के वायलेशन का मामला सरकार उठा रही है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने फिर आपको भेज दिया कि आप हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएं, तो क्या सरकार भी अपने तौर पर कहीं ना कहीं ईडी को कानूनी तौर पर रोकने की कोशिश कर रही है? अब बिल्कुल ये बात तो सही है कि जो न्यायालय की व्यवस्था है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो उसके तहत जो फैसले हाई कोर्ट ले रही है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा रहा है और सरकार अपने स्तर से जो कुछ भी ईडी के द्वारा कार्रवाई हो रही है उसको जरूर अध्ययन करती है कि आखिर इसमें क्या कानूनी तौर पर गड़बड़ी है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रही है। कई गंभीर आरोप लग रहे हैं ईडी पर, सीबीआई पर, इनकम टैक्स पर, केंद्र सरकार पर। जो सत्ताधारी दल है यहाँ पर, जेएमएम, कांग्रेस, जो आरजेडी है, वो लगातार कहती रही है कि भाई केंद्र जो है इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, गैर बीजेपी शासित सरकारों को अस्थिर करने के लिए इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही। भले ही बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार करके खुद जो है आप भ्रष्टाचार करिए और फिर हम पर ही आरोप लगाइए, ये उनका तर्क है, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ सरकार जरूर नापने तोलने की परखने की कोशिश करती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या फिर और भी जो अधिवक्ता है या फिर जो कानूनी संस्था है उसके माध्यम से वो ये तय करना चाहती है कि ये जो कार्रवाई है वो सही हुई है या फिर गलत हुई है। तो आपने सुना किस तरह से ईडी की जो लगातार कार्रवाई है वो बढ़ती जा रही है और दायरा तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच चुका है। लिहाजा अभी देखने वाली बात ये होती है कि साहेबगंज के इस 1000 करोड़ के
घोटाले को लेकर के ईडी जो है कब तक जो अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो दे पाती है, यानी इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो पाता है, क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस सारा काम हो रहा है और प्रक्रियाधीन है, अभी जांच चल रही है, पूछताछ हो रही है, लोगों को समन किया जा रहा है, तो ये प्रक्रिया चल रही है और लंबे समय से चल रही है। और मुझे लगता है कि कमोबेश देश का ये पहला राज्य होगा झारखंड जहां ईडी की कार्रवाई इतने लंबे समय से चल रही है। पिछले साल मई के महीने में कार्रवाई हुई थी, अब ये नया साल शुरू हो गया, जनवरी का महीना चल रहा है, अब तक ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और उसका जो दायरा है, उसका जो काम करने का तरीका है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होती है कि जब साहेबगंज के उपायुक्त से पूछताछ होती है तो उसका क्या कुछ आउटकम निकलता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।